है आपका। आप देख रहे हैं आवाज एट 9। आज वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इकोनॉमी को बूस्टर शॉट देने का वादा किया। कोल ब्लॉक आवंटन, गैस प्राइसिंग, एफडीआई पर लिमिट पर फैसला अगले कुछ दिनों में करने का वादा, ये सब आज कह दिया वित्त मंत्री ने। लेकिन ये सिर्फ एक वादा है और इस वक्त लग रहा है कि उस वादे पर विश्वास करने को बहुत लोग तैयार नहीं हैं। बाजार के चाल ने इसको दिखाया और रुपए ने भी। सेंसेक्स, निफ्टी दोनों आज 1% टूटे। जानकारों का कहना है कि अब वादा नहीं, एक्शन का वक्त आ गया है। वादों के साथ साथ वित्त मंत्री ने अनुरोध भी किया और एक और बार फिर किया है उन्होंने कि बस एक साल के लिए लोग गोल्ड खरीदना बंद कर दें। लेकिन सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पोल के मुताबिक 2/3 लोग इस गुहार को मानने को तैयार नहीं हैं। तो कहां हो रही है गड़बड़ी? क्या अब सरकार को वादों से आगे बढ़ने की जरूरत है? बात करेंगे आज आवाज एट 9 में आदि गोदरेज से और बहुत कुछ है आज कार्यक्रम में। स्वागत है आप सबका। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता, मेरे साथ है मेरे सहयोगी विपिन भाई। नमस्कार। तो ये थी आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस और अब हम देखेंगे कौन सी वो खबरें हैं जो बना रही है सुर्खियां। सरकार ने एक बार फिर खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर फैसला टाला। अब विशेष सत्र में बिल लाने की योजना। तीसरे मोर्चे की ओर बढ़ता जा रहा है नीतीश कुमार का झुकाव। बीजेपी की कोशिश के बावजूद एनडीए पहुंचा टूट के करीब। नारायण मूर्ति के वापस आते ही इंफोसिस में बढ़ी 8% सैलरी। विप्रो ने भी दिया इतना ही इंक्रीमेंट। विप्रो को 816 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला। सॉफ्टवेयर पार्क की आमदनी पर टैक्स नहीं देने का मामला। मुंबई के इनकम टैक्स विभाग ने निकला भेदिया। पृथ्वीराज कोठारी के यहां छापे की सूचना लीक की। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। देश के आधे हिस्से में वक्त से पहले पहुंचा मानसून। अब तक सामान्य से 28% ज्यादा हुई बारिश। कमजोर रुपए ने सूरत के हीरा कारोबारियों को मुश्किल में डाला। कच्चे हीरे के लिए चुकाने पड़ रहे हैं ज्यादा दाम। और मुंबई साउथ से सबर्ब का सफर हुआ आसान। 17 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न फ्रीवे शुरू हुआ। खाने पीने पर खर्च के मामले में सबसे सस्ता है भारत। क्लब सैंडविच सर्वे में भारत सबसे सस्ता देश निकला। जून जुलाई में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बड़े आर्थिक सुधारों के ऐलान करेंगे। कमजोर रुपए को थामने और बाजार की घबराहट दूर करने के लिए आज वित्त मंत्री ने बड़े बड़े वादों की झड़ी लगा दी। इनमें कोल ब्लॉक आवंटन, गैस प्राइसिंग और एफडीआई पर लिमिट पर फैसला अगले कुछ दिनों में हो जाएगा, ऐसा वित्त मंत्री का कहना। यही नहीं, बड़े प्रोजेक्ट को फटाफट मंजूरी के लिए पीएमओ की निगरानी में स्पेशल सेल भी यहां पर बनाने की बात वित्त मंत्री ने आज कही। रेटिंग एजेंसी फिच से मिले सर्टिफिकेट पर चिदम्बरम ने आर्थिक मोर्चे पर सरकार की तमाम कोशिशें गिनाई। बार बार कहा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी रुपए में लगातार गिरावट और इकोनॉमी में घबराहट पर पूछे गए सवालों ने उनकी बेचैनी बढ़ा दी और उन्होंने इसका जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। It's not a ODI match. If you're watching an ODI match, as I do, you expect either a wicket to fall at every ball or the batsman to score a sixer at every ball. But that's not the way economic reforms can take place. वित्त मंत्री ने ये नहीं बताया कि वो इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए क्या फैसले लेंगे, पर ये वादा जरूर किया कि जिन स्पीड ब्रेकर में गाड़ी अटक रही है उन्हें दूर कर देंगे। सरकार ने ऐसे करीब 225 प्रोजेक्ट में से 40 इंफ्रा प्रोजेक्ट की पहचान भी कर ली है, जिन्हें मंजूरी के लिए स्पेशल सेल बनाया जाएगा। People will invest only if they get a good price for their investment, for the products that will be produced through their investment, which is why addressing coal price issue and gas price issue are of paramount importance. We have now got a special cell in the Cabinet Secretariat to fast track all these stalled projects. लेकिन सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त है कमजोर होता रुपया और उसके लिए चिदम्बरम के पास कोई इलाज फिलहाल नहीं है। उन्होंने यही कहा कि कमजोर करेंसी इन दिनों ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट की परेशानी है, लेकिन उन्होंने कहा और अपील की कि लोग अगर सोने का मोह छोड़ दें तो एक साल में सब कुछ ठीक हो सकता है। People of India don't demand gold and we don't have to import gold for 1 year. Just imagine, for 1 year. The whole situation will so dramatically change.
People who want to buy gold must realize that every ounce of gold is important. Every ounce. No gold is manufactured in India. चिदम्बरम के वादों का वजन अब घटता जा रहा है। वित्त मंत्री भरोसा दिलाते रहे, लेकिन बाजार और रुपए की कमजोरी बढ़ती रही। अब सबको ठोस नतीजों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर वित्त मंत्री ने लोगों से सोना ना खरीदने की अपील की है, लेकिन क्या आप इससे सहमत है? क्या आप वित्त मंत्री की बात को मानेंगे? हमने अपने फेसबुक पर जब यही सवाल पूछा तो 2/3 लोगों का कहना था कि वो वित्त मंत्री की बात को नहीं मानेंगे, यानी सोना पहले की तरह ही खरीदते रहेंगे। तमाम मंजूरियां नहीं मिलने की वजह से अटके हुए करीब 40 प्रोजेक्ट अगले महीने तक क्लियर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने इन प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाने का आदेश दिया है। मंजूरी नहीं मिलने की वजह से अटके 215 प्रोजेक्ट्स पर हो रही चर्चा के दौरान मनमोहन सिंह ने एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाने का निर्देश दिया है। ये ग्रुप कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर ही बनेगा, जो सरकारी और निजी सेक्टर के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने की कोशिश करेगा। अटके हुए इन 215 प्रोजेक्ट्स में फंडिंग के रूप में बैंकों के साथ लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए फंसे हुए हैं। और सरकार के बड़े बड़े वादों पर इंडस्ट्री को कितना भरोसा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब है गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज। गोदरेज साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। वित्त मंत्री की बात सुनकर क्या आप आश्वस्त हुए हैं? कितना भरोसा जगा है? नहीं, मैं समझता हूं कि ये फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा है कि कई मेजर्स लिए जाएंगे जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ सकेगा। सेबी भी कोई अनाउंसमेंट्स करेगी और मैं समझता हूं कि 1 से 2 हफ्ते में ये अनाउंसमेंट्स आ जाएंगे। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल अच्छी तरह आ जाएगा और उससे मैं समझता हूं कि रुपी अप्रिसिएशन भी आ जाएगा। मैं समझता हूं कि 2-3 हफ्ते में रुपी वापस डॉलर के बराबरी में लगभग 55 तक पहुंच जा सकता है। ये अब डिप्रिसिएशन हुआ है, वो एग्जैजरेटेड रिएक्शन है और मैं समझता हूं कि नॉर्मल से रिस्टोर की जाएगी 2-3 हफ्ते में। लेकिन गोदरेज साहब, लटके हुए प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पर किस तरीके से देखेंगे? कोई खास प्रोग्रेस नहीं दिखती है इनमें। आपका अनुभव क्या कहता है कि ये पूरे होंगे? हमारे सब प्रोजेक्ट्स तो आगे बढ़ रहे हैं, सिवाय जो हमारी गोदरेज प्रॉपर्टीज में बिल्डिंग परमिशंस में थोड़ी देरी आ रही है, तो ये उसका कुछ करना चाहिए कि बिल्डिंग परमिशंस जल्द से जल्द। ये स्टेट मैटर है, ये सेंट्रल मैटर नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग परमिशन जल्दी आ जाए तो उससे फायदा रहेगा। और मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि बहुत प्रोजेक्ट अटक गए हैं क्योंकि एनवायरमेंटल क्लियरेंस, दूसरे क्लियरेंस में देरी हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया की रैंकिंग बहुत कम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना चाहिए, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई बड़े प्रोजेक्ट्स में जो सीसीआई प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में फॉर्म की गई है उसने क्लियर किए हैं, और भी क्लियर करना चाहिए। और इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं पर रिलेटिवली छोटे प्रोजेक्ट्स में भी किस तरह क्लियरेंस जल्दी हो जाए उस पर जो ध्यान दे गवर्नमेंट, तो और भी फायदा रहेगा। मैं समझता हूं कि जो भी गवर्नमेंट के हाथ में है रिफॉर्म मेजर्स, उसमें अच्छी तरह प्रोग्रेस हुई है, लेकिन जिस रिफॉर्म्स में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत है वो अटक गए हैं। लेकिन गोदरेज साहब, क्या उतनी एपेटाइट है? जैसे 2 बड़े सेक्टर में एफडीआई खुला, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही डील हुई है। नहीं, जब भी एफडीआई में लिबरलाइजेशन जो आए तो जरूर थोड़े महीने लगेंगे, जब तक लोग स्टडी करेंगे, स्टडी करके डिसाइड करेंगे। उनकी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, बोर्ड मीटिंग में पास होना चाहिए। ये कुछ ओवरनाइट नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि रिटेल एफडीआई में भी कोई अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ओनरस कंडीशंस रखे हुए हैं। एविएशन एफडीआई भी आएगा। एक ऑलरेडी टाटा के साथ प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है, जेट का डील भी हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा टाइम लगता है, ये कुछ ओवरनाइट नहीं आएगी एफडीआई इंक्रीजेस। लेकिन जो एफआईआई में फर्क लाएंगे, गोल्ड
गोल्ड इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, वो ओवरनाइट उसका असर पड़ेगा। सर, तो आरबीआई तो यहाँ पर रेट घटा रहा है, लेकिन बैंक पास ऑन इसे नहीं कर रहे। हमने देखा पिछली पॉलिसीज में कुछ यहाँ पर कमी की गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्याज दरें कम नहीं हुई। नहीं, रिजर्व बैंक को एसएलआर और सीआरआर और भी घटाना चाहिए, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी और बैंक रेट्स जरूर घटाएंगे। तो ये हाई इंटरेस्ट, कुछ भी करके इंटरेस्ट रेट घटाना चाहिए इंडिया में, नहीं तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता है। जब दुनिया की इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो इंडिया की इंटरेस्ट रेट इतनी ज़्यादा हो के कैसे चलेगा। चाइना के इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, अनेक डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट कम है, डेवलप्ड कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, और हम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि कई उपाय आरबीआई ला सकती है जिससे इंटरेस्ट रेट घट सकते हैं। मैं आशा रखता हूं कि वो करेंगे, वो बहुत अपने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरत है। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आदि गोदरेज यहाँ पर कहते हुए कि वो अभी भी आशावादी है इकोनॉमी को लेकर। वित्त मंत्री भले ही बड़े रिफॉर्म की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन एचएसबीसी रिफॉर्म की रफ्तार से खुश नहीं है। उसने इस वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ का लक्ष्य 6% से घटाकर 5.5% कर दिया है। उसका कहना है कि हालांकि सरकार ने रिफॉर्म से जुड़े कुछ फैसले किए हैं, लेकिन उनको लागू करने की रफ्तार काफी धीमी है और इसका असर ग्रोथ पर भी पड़ेगा। एचएसबीसी का यह भी कहना है कि आने वाले मॉनसून सेशन पर उसकी नजर होगी और सरकार के पास इंश्योरेंस, पेंशन, जमीन अधिग्रहण जैसे कई अहम बिल पास कराने का आखिरी मौका होगा। वित्त मंत्री के बड़े ऐलान के बाद क्या निवेशकों के सेंटिमेंट सुधरेंगे और ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी, और रिफॉर्म के बड़े बड़े छक्के लगाने का वायदा करने वाले एफएम अपनी कोशिशों में कितने कामयाब होंगे, इसी पर है हमारा खास शो आखिरी ओवर रात 10 बजे। देखना मत भूलिएगा। और खाद्य सुरक्षा बिल पर फिलहाल सरकार अध्यादेश नहीं लाएगी। आज कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला किया गया। सरकार का कहना है कि फूड सिक्योरिटी बिल पर वो विपक्ष को मनाने की कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल को संसद का विशेष सत्र बुलाकर पारित करने की कोशिश की जाएगी। फूड सिक्योरिटी बिल पर आम सहमति बनाने का जिम्मा खाद्य मंत्री केवी थॉमस और संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ को दिया गया है। इन दोनों मंत्री विपक्ष को संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि फूड सिक्योरिटी बिल सोनिया गांधी का ड्रीम बिल है, जिसके तहत देश की 67% आबादी को 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देने का प्रावधान है। When we brought this ordinance proposals, there is so many suggestions came. You yourself have seen many political parties said that why don't we go to the parliament? Why don't we have a session? Okay, we are not against session. We are prepared to discuss. So we will take that chance now. We will discuss with these political parties who are especially in the opposition, and we will find out what is in their mind. वही विपक्ष आता है कि खाद्य सुरक्षा बिल कुछ बदलावों के साथ यहाँ पर पारित हो। मानसून सत्र होने वाला है। मैं समझता हूं कि मानसून सत्र में यह सरकार फूड सिक्योरिटी बिल लाए। हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि फूड सिक्योरिटी बिल कुछ संशोधनों के साथ पारित हो जाए। और कमजोर रुपए ने आज भी बाजार को बढ़ने से रोका। विदेशी बाजारों ने भी दिया रुपए का साथ। पूरी डिटेल इस ब्रेक के बाद। और सरकारी कंपनी एमएमटीसी का ओएफएस 1.5 गुना भरा, लेकिन शेयर में लगा लोअर सर्किट। शेयर बाजार के लिए इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। रुपए की मार से टूट रहे बाजार को आज विदेशी बाजारों ने भी नीचे घसीट लिया। आज सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसले हैं। मिड कैप शेयरों में ज्यादा गिरावट रही, जिसकी वजह से मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे आ गया। बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। भारतीय बाजारों के लिए लगातार बुरी खबरें यहां पर नजर आ रही है और रुपए में काफी उतार चढ़ाव और कमजोरी अब तक बनी हुई है। और इस बीच में एफआईएस की तरफ से बिकवाली का प्रेशर भी 2 दिनों से काफी जबरदस्त हो रहा है। इन सब के बीच आज दुनिया भर के बाजारों में काफी कमजोरी के संकेत दिखे। खासतौर से अमेरिकी बाजारों की कमजोरी के बाद एशियाई बाजार काफी कमजोर खुले। निक्के के बाजारों को देखिए 6% की गिरावट यहां दिखी। वहीं हांगकांग और चाइना के बाजार भी 2 से 3% कमजोर खुले और उसके बाद भारतीय बाजारों पर दबाव बनना स्वाभाविक था। 5700 के आसपास निफ्टी ने शुरुआत की और दिन भर इन्हीं लेवल के आसपास उतार चढ़ाव के बीच
बीच कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। मिड कैप शेयरों में आखिरी 1-1.5 घंटे में गिरावट ज्यादा बढ़ती हुई दिखी और ये इंडेक्स 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। वहीं गिरने वाले शेयरों की तादाद काफी ज्यादा थी, 900 से ज्यादा, जबकि बढ़ने वाले सिर्फ 300 थे। वॉल्यूम्स कल के मुकाबले में थोड़े ज्यादा और आज की कमजोरी को लीड किया फिर से रेट सेंसिटिव स्टॉक्स ने। ऑटो शेयरों में काफी तेज गिरावट दिखी, टाटा मोटर्स 4% की गिरावट के साथ निफ्टी को लीड करते हुए नजर आया नीचे की तरफ। वहीं बैंकिंग शेयरों में पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दिग्गज भी काफी कमजोर आज बंद हुए। दूसरे शेयर जो निफ्टी पर कमजोर थे, एनएमडीसी, सेसागोआ जैसे शेयरों का जिक्र करना होगा। टाटा पावर लगातार दूसरे दिन काफी कमजोर हुआ, लेकिन दबाव काफी हद तक आईटीसी से भी बनता हुआ दिखा आज निफ्टी पर, और जेपी एसोसिएट भी कमजोर था। बढ़ने वाले शेयरों का जिक्र करें तो हिंडाल्को के लिए आज बेहतरीन दिन, 4% से ज्यादा का उछाल। वहीं भारतीय एयरटेल में प्रमोटर्स ने कुछ हिस्सेदारी बढ़ाई, इस खबर के बाद 3.5% ये स्टॉक चढ़ा। खबरों के दम पर बड़ा एक्शन जिन शेयरों में दिखा, अपोलो टायर्स, अमेरिकी कंपनी को 14,500 करोड़ में खरीदने की योजना बाजार को नापसंद आई और स्टॉक 25% एक ही दिन में यहां गिर गया। वहीं एमएमटीसी का ऑफर फॉर सेल का प्राइस 60 रुपए था, स्टॉक में नीचे का सर्किट सुबह से 10% का। सन फार्मा ने सेटलमेंट किया फाइजर के साथ $550 मिलियन में और स्टॉक पे 3% की गिरावट दिखी। वहीं टाटा कॉफी में आज लगातार दूसरे दिन 20% का नीचे का सर्किट लगा, वहां पर कई ब्लॉक डील्स होने के बाद स्टॉक में एक रिबाउंड दिखा, सिर्फ 6% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ। जेट एयरवेज की इतिहाद के साथ डील को शायद कल मंजूरी मिल सकती है, इस उम्मीद में 6% ये स्टॉक चढ़कर बंद हुआ। वहीं जुबिलेंट फूडवर्क्स में प्रमोटर्स ने 3 लाख शेयर बेचे हैं और स्टॉक पर 4% का नुकसान दिखा। एमटीएनएल के रिवाइवल प्लान को अभी कुछ और देर इंतजार करना पड़ेगा और स्टॉक में 5% की तेज गिरावट आज आती हुई दिखी। इधर आज एनएससी पर करीब 100 शेयरों ने 52 हफ्ते का निचला स्तर छू लिया। बाजार की इस जोरदार गिरावट में जिन बड़ी कंपनियों ने शेयरों की पिटाई हुई है उनमें किंगफिशर एयरलाइन, टाटा स्टील, स्टेरलाइट सेल, एमएमटीसी शामिल है। 1 साल का निचला स्तर छूने वाले शेयरों में सुजलॉन एनर्जी, एनएमडीसी, नाल्को, टाटा कम्युनिकेशंस और टाटा पावर भी शामिल हैं। और जानकारों के मुताबिक निफ्टी 5400 तक गिर सकता है। ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। अगर अमेरिका में तीसरा राहत पैकेज घटा तो बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। I would feel that 5100 looks very difficult. Can the market go to 54, 5500 in the wake of this global volatility? It is entirely possible. I think the volatility is going to increase tremendously, and that is exactly what has happened. And I think this volatility is here to stay, because one day you will talk that quantitative easing is very good for the markets globally. The other day you will talk that all amount of money which came in emerging market is likely to go, and this will cause a lot of volatility. सेक्टर्स अभी तो वही अच्छे लगते हैं जिन पे करेंसी डेप्रिसिएशन का फायदा है, फार्मा, आईटी वगैरह। आईटी पे ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा ओवरहैंग है यूएस बिल का, बट उसके अलावा भी अच्छा ही लगता है। वैल्यूएशंस स्थिर रहे हैं आईटी कंपनीज के। पीएसयू बैंक्स अट्रैक्टिव लगते हैं, बट बहुत जल्दी रैली की आशा नहीं रखी जा सकती। पीएसयू बैंक्स में एक लॉन्ग टर्म प्ले होगा। जो सेक्टर्स में परेशानी बनी रहेगी वो ऑब्वियसली ऑटो सेक्टर है, कैपिटल गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। कल संभलने के बाद आज फिर रुपए में गिरावट हावी हो गई। दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 58.50 के लेवल तक टूट गया था, लेकिन बाद में रुपया 19 पैसे कमजोर होकर बंद हुआ। रुपए को थामने के लिए आरबीआई ने जो कदम उठाए थे उसका फायदा कल रुपए में जरूर मिलता हुआ दिख रहा था, लेकिन आज ये गायब था। कल डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 60 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ था, लेकिन रुपए में कल की तेजी आज टिकती हुई नहीं दिखी। सरकारी ट्रेडिंग कंपनी एमएमटीसी का ऑफर फॉर सेल पूरा भर गया है। इसके लिए करीब 1.5 गुना बोलियां आई। इस इशू का इंडिकेटिव प्राइस 60 रुपए 86 पैसे आया है। सरकार ने इसका फ्लो प्राइस 60 रुपए तय किया था। एमएमटीसी के इस ओएफएस से सरकार ने कुल 567 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सरकार ने एमएमटीसी के ओएफएस का फ्लो प्राइस 70% डिस्काउंट पर रखा था, जिसकी वजह से अब इसका शेयर लोअर सर्किट पर आ गया है। अब देखते हैं हमारे बाजारों के लिए विदेशी बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। जॉनिल हमारे साथ है। जॉनिल, क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ी सी खुशहाली हम देख रहे हैं एटलीस्ट अमेरिकी बाजारों में, जहां पर थोड़ा सा बाउंस बैक फिलहाल दिख रहा है। बेसिक इकोनॉमिक डेटा जो है वो बेहतर आ रहा है। अगर आप देखेंगे रिटेल नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, रिटेल सेल्स के साथ ही अगर आप देखेंगे बेरोजगारी की जो आंकड़े हैं वो भी बेहतर हुए हैं, और इसलिए आप देखेंगे अमेरिकी मार्केट्स में एक बाउंस बैक आ रहा है। रिटेल सेल्स में खासकर ऑटोमोबाइल्स अच्छा कर रहे हैं, तो वो एक कंजम्पशन थीम सामने लेकर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे डाउ जोन्स करीब 54 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक में भी तेजी, और S&P 500 भी अच्छी तेजी दिखा रहा है। और बेरोजगारी जो एक बहुत बड़ी समस्या थी वहां पर आंकड़े बेहतर हो रहे हैं, इसलिए बाजार उसको एक थम्स अप दे रहा है। साथ ही यूरोप के बाजार पर देखते हैं। यूरोप का बाजार भी आज दोपहर को थोड़ा सा डिस्काउंट कर रहा था, ये अच्छे आंकड़े, लेकिन इतना नीचे था कि वहां से रिकवर करते करते एकदम फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। हालांकि फुट्सी और कैक थोड़ी सी मजबूती दिखाने में कामयाब रहे।
अब बात करते हैं कच्चे तेल की, और कच्चे तेल में लगातार हम देख रहे हैं दबाव बना हुआ है। देखिए जो सप्लाईज हैं, फिलहाल यूएस सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, और अगर आप देखेंगे वहाँ पर सप्लाई काफ़ी हद तक ठीक है, इसलिए आप देख रहे हैं धीरे धीरे दाम जो है वो कम होते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे डायमेक्स पे 95 का फिलहाल इस समय लेवल आपको दिखाई दे रहा है। सोने पर भी नज़र डाल लेते हैं, और सोने में हमने देखा है कि थोड़ा सा वॉलेटाइल ट्रेड है। आप देखेंगे 2 दिन खरीदारी होती है, 1 दिन बिकवाली होती है, और आज वही ट्रेंड दिख रहा है। थोड़ा सा मुनाफा वसूली, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है 27,750, उन लेवल्स को होल्ड करता हुआ फिलहाल इस समय नजर आ रहा है। चांदी में भी हम देख रहे हैं हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल देखने को मिल रही है, करीब आधा % नीचे ट्रेड करता हुआ 43,310 पर। शुक्रिया जॉयनील, और लेंगे एक ब्रेक। आगे टूटने की कगार पर है 17 साल पुरानी दोस्ती, बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां और बढ़ी। और मुंबई इनकम टैक्स विभाग में है एक भेदिया अफसर, देखेंगे पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। कंज्यूमर को मनाने की फिक्र किसे है? पहरेदार लगातार उन कंज्यूमर की आवाज बुलंद कर रहा है जो परेशान है स्कोडा कार से, स्कोडा कार की परफॉर्मेंस से। लेकिन स्कोडा ऑटो इंडिया हमें लगातार भेज रही है रटे रटाए जवाब। हम रखेंगे कंज्यूमर की शिकायतों की दास्तान आपके सामने, और फैसला आप ही कीजिए कि क्या स्कोडा इंडिया को फर्क पड़ता है कि भारतीय कंज्यूमर खुश है या नहीं। जेडीयू का बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता टूटने की कगार पर है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जेडीयू नरेंद्र मोदी को बीजेपी कैंपेन के अध्यक्ष बनाए जाने से नाखुश है और उन के पास एनडीए को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उधर बीजेपी नेताओं की जेडीयू को मनाने की कोशिशें जारी हैं। आज सुबह बीजेपी पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और मुख्तार अब्बास नकवी ने जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से मुलाकात की, लेकिन नीतीश कुमार की तीसरा मोर्चा बनाने की जिद अभी भी बरकरार है। तीसरा मोर्चा बनाने पर नीतीश ने ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से भी बात की। शनिवार को जेडीयू अपनी कार्यकारिणी में एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकता है। ममता जी ने फोन पर बातचीत की है जी, और उनका विचार है कि जो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है, इनकी जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को कॉमन कई चीजों में सोचना चाहिए। एनडीए और जेडीयू की खटास कहां तक जा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है IBN7 के पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन। सुकेश, बीजेपी जेडीयू में दरार के साथ एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की बात तेजी से उठने लगी है। क्या आम चुनाव से पहले थर्ड फ्रंट को बनते हुए देख सकते हैं? कौन कौन पार्टियां साथ में आ सकती हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से चर्चा हुई, जिस तरीके से केसी त्यागी जो महासचिव है जेडीयू के, वो ममता बनर्जी के पास जाते हैं कोलकाता में कोई जेडीयू का बेस है और वहां पे वो अपनी पार्टी का प्रचार करने गए थे या उसके सांगठनिक विस्तार के लिए गए थे, ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये हास्यास्पद लगता है। वो साफ तौर पे ममता बनर्जी से ये बात करने गए थे कि हम एक फ्रंट बना सकते हैं क्या, क्योंकि एनडीए टूटने वाला है, एनडीए से वो अलग होने वाले हैं, तो कैसे एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए। ममता बनर्जी भी आज के दिन कहीं नहीं है, वो तीसरे मोर्चे में आ नहीं सकती क्योंकि वहां लेफ्ट का एक दबदबा हो सकता है, वो वही लीड कर सकता है, तो वो थर्ड फ्रंट में भी नहीं है। तो एक फेडरल फ्रंट की बात हो रही है जिसको उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी अपनी हामी भर दी है, जिसपे अखिलेश यादव भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जो आंध्रा से आते हैं वो इशारा कर रहे हैं। तो ये एक हकीकत हो सकती है। हालांकि भारतीय राजनीति में इसको मिराज कहा जाता है कि एक तृष्णा है और ये बार बार टूटा है। 96 का अगर आप एग्जाम्पल लें, 96 का अगर उदाहरण ले, तो ऐसा ही हुआ। ऐसा 2-3 बार भारतीय राजनीति में समय आया है जब जब जो दो बड़े घटक हैं, दो बड़े दल हैं, राष्ट्रीय दल, उन्होंने अगुवाई नहीं की, किसी तीसरे मोर्चे ने सरकार की अगुवाई की है, लेकिन वो चला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, हो सकता है कि एक फेडरल फ्रंट बने, उसका नाम थर्ड फ्रंट हो, फेडरल फ्रंट हो, कोई और फ्रंट का नाम दिया जाए, लेकिन ये एक हकीकत हो सकता है क्योंकि वक्त की जरूरत ऐसी है, वक्त की मजबूरी ऐसी
ऐसी रीजनल शत्रप्स के लिए है, जो क्षेत्रीय शत्रप हैं, कि वो एक साथ आकर एक डिसाइडिंग फैक्टर बनने का काम करें, एक ऐसा गोलबंद बनाने की कोशिश करें जो केंद्र पे दबाव बनाएगा, जो केंद्र सरकार को नियंत्रण में रखने की कोशिश करेगा। ये कोशिश हो सकती है, कितनी कामयाब होगी ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। सुकेश, शुक्रिया जानकारी के लिए। बात करें कुछ और खबरों की। पृथ्वीराज कोठारी को इनकम टैक्स विभाग के ही एक अधिकारी ने सच ऑपरेशन की जानकारी दे दी थी। ये जानकारी उस तक तब पहुंचाई गई जब विभाग उसकी कंपनी रिद्धि सिद्धि बुलियन पर छापा मारने की योजना बना रहा था। इनकम टैक्स विभाग ने इस अधिकारी को सस्पेंड करने का ऑर्डर भेज दिया है। जांच के दौरान एक पिस्तौल और 5 कारतूस भी बरामद हुए हैं, जिसके बाद नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में बिना लाइसेंस के हथियार रखने की एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। पूरी खबर के लिए चलेंगे अपनी संवाददाता श्रीमी चौधरी के पास। श्रीमी, ये तो साफ हो गया है कि पृथ्वीराज कोठारी को छापे से पहले ही जानकारी दे दी गई थी, तो अब इनकम टैक्स विभाग आगे और क्या कार्रवाई करने वाला है? देखिए, मुंबई के बुलियन कारोबारी पृथ्वीराज कोठारी पर आईटी विभाग सर्च कंडक्ट करने वाला है। इसकी जानकारी कोठारी को पहले से ही मिल गई थी। योजना बनाने के वक्त ही आईटी विभाग के अपने अधिकारी, एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी पृथ्वीराज कोठारी को दे दी थी। इसी पर आईटी विभाग एक्शन लेते हुए जीडी शर्मा, जो कि एडिशनल कमिश्नर है इनकम टैक्स विभाग में, उनका नाम सामने आया है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी मिलने के बाद ही कोठारी गायब हैं, वो बयान देने के लिए भी सामने नहीं आ रहे हैं। जांच के दौरान अब तक 10 करोड़ रुपए के कैश बरामद हुए हैं और इसके अलावा 1000 करोड़ के बोगस बिल भी सामने आए हैं। तो हवाला ट्रांजैक्शन के साथ साथ इनकम टैक्स चोरी और दूसरे टैक्स की चोरी का भी मामला बन रहा है, जो सबूत इनकम टैक्स विभाग को यहाँ मिल रहे हैं। आज रात तक ये सर्च कंप्लीट कर दिया जाएगा, कंक्लूड कर दिया जाएगा और 48 घंटे के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले डील करते हैं, वो इस केस को हाथ में लेंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स और जितने भी कंक्लूजन निकले हैं आईटी विभाग की तरफ से, उस पर फिर से ईडी अपनी जांच पड़ताल शुरू करेगा। जी। और मानसून की शुरुआत में बरसा उम्मीद से ज्यादा पानी, क्या आगे यही रहेगा आलम? देखिए इस ब्रेक के बाद। और इन्फोसिस के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, नारायण मूर्ति ने आते ही दिया तोहफा। रुपए की कमजोरी थामने और बाजार में भरोसा जगाने के लिए वित्त मंत्री ने लगाए वादों की झड़ी। कहा इसी महीने विदेशी निवेश बढ़ाने वाले बड़े ऐलान करेंगे। लेकिन विदेशी बाजार के दबाव के सामने शेयर बाजार ने वित्त मंत्री के वादों पर नहीं किया गौर। सेंसेक्स निफ्टी 1% टूटे, ₹19 कमजोर। People of India don't demand gold and we don't have to import gold for 1 year. Just imagine, for 1 year. The whole situation will so dramatically change. बढ़ते करंट अकाउंट घाटे से परेशान वित्त मंत्री कर रहे हैं सोने नहीं खरीदने की अपील, लेकिन हमारे पोल में लोगों ने उनकी अपील ठुकराई। सरकार ने एक बार फिर खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर फैसला टाला। अब विशेष सत्र में बिल लाने की योजना। तीसरे मोर्चे की ओर बढ़ता जा रहा नीतीश कुमार का झुकाव। बीजेपी की कोशिश के बावजूद एनडीए पहुंचा टूट की कगार पर। नारायण मूर्ति के वापस आते ही इन्फोसिस में बढ़ी 8% सैलरी। विप्रो ने भी दिया इतना ही इंक्रीमेंट। और मुंबई साउथ से सबर्ब का सफर हुआ आसान। 17 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न फ्रीवे शुरू हुआ। मानसून राजस्थान पहुंच गया है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। इसके साथ ही पूरे महाराष्ट्र और गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दस्तक मानसून दे चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में मानसून बिहार और उत्तर प्रदेश में भी पहुंच जाएगा। इसे आगे बढ़ने के लिए स्थिति बेहद अनुकूल है। आपको बता दें कि इस साल मानसून वक्त से पहले चल रहा है और 1 से 12 जून के दौरान देश में सामान्य से करीब 23% ज्यादा बारिश हुई है। आईटी कंपनियों ने कर्मचारियों को दिया इंक्रीमेंट और आईआईपी आंकड़ों पर सरकार ने पैदा किया कंफ्यूजन। देखते हैं ऐसी कुछ और खबरें बस 2 मिनट में। इन्फोसिस में नारायण मूर्ति के वापस लौटते ही कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है। कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों की सैलरी 3 से 8% तक बढ़ा दी है। भारत में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी 8% और दुनिया के दूसरे हिस्सों में काम करने वाले लोगों की सैलरी 3% बढ़ी है। इन्फोसिस के साथ विप्रो ने भी अपने कर्मचारियों की सैलरी 8% तक बढ़ाई है।
500 करोड़ के आईपीओ घोटाले पर सैट ने एनएसडीएल से जवाब मांगा है। एनएसडीएल को अपना जवाब 20 जून तक देना होगा। पूरे मामले पर आखिरी सुनवाई 8 जुलाई को होने वाली है। इस घोटाले में सेबी के पूर्व चेयरमैन सीबी भावे का नाम भी आया है, क्योंकि उस वक्त भावे एनएसडीएल के अध्यक्ष थे। इस घोटाले में आईपीओ में शेयर हासिल करने के लिए हजारों जाली डीमैट अकाउंट खोले गए थे। सीसीईए ने राजमार्ग मंत्रालय का अधिकार बढ़ा दिया है। अब 500 करोड़ रुपए तक के रोड प्रोजेक्ट को राजमार्ग मंत्रालय खुद मंजूरी दे सकेगा। अभी तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाले प्रोजेक्ट के लिए राजमार्ग मंत्रालय को ये अधिकार नहीं दिए गए थे। आज सरकार ने आईआईपी आंकड़ों पर कंफ्यूजन पैदा कर दिया। चंद घंटों के अंदर सरकार ने आईआईपी आंकड़ों को 2 बार सही करके जारी किया। आखिरकार सरकार के मुताबिक अप्रैल में आईआईपी 2.3% से बढ़ी है। हालांकि कल जारी किए गए आंकड़ों में कहा गया था कि अप्रैल में आईआईपी ग्रोथ 2% रही है। सरकार का कहना है कि पावर सेक्टर से सही डेटा नहीं आने की वजह से आईआईपी आंकड़ों में बार बार बदलाव करना पड़ रहा है। जेट एयरवेज ने गैरी टॉमी को नया सीईओ नियुक्त कर लिया है। निकोस कार्दासिस के इस्तीफा देने के बाद कंपनी को नया सीईओ लाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के 58 वर्षीय टॉमी इससे पहले एयर न्यूजीलैंड ग्रुप के प्रेसिडेंट और सीईओ के तौर पर काम कर रहे थे। और कमजोर रुपए ने की हीरो की चमक ही की परेशान है कारोबारी। देखेंगे डिटेल ब्रेक के बाद। और सूरत में खुला किसानों के लिए मॉल खरीदने के साथ बेचने की भी सुविधा। नक्सलियों ने आज एक पूरी ट्रेन पर किया हमला और फेसबुक भी आया हैशटैग की शरण में। देखते हैं दुनिया की कुछ ऐसी ही खबरें से 2 मिनट के अंदर। धनबाद से पटना आ रही इंटरसिटी पर हुए नक्सली हमले में एक आरपीएफ जवान और 2 यात्रियों की मौत हो गई है। साथ ही इस घटना में 5 लोग जख्मी हो गए हैं। आज दोपहर करीब 1:30 बजे 100 नक्सलियों ने जमुई के पास इंटरसिटी ट्रेन रोककर गोलीबारी शुरू कर दी। उनका असली निशाना थे ट्रेन में सवार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान, जिनके पास अपने हथियार थे। दूसरी ओर गृह मंत्रालय ने इस मामले की निंदा करते हुए कहा है कि नक्सलियों ने अपना गुस्सा उतारने के लिए ये हरकत की है। जिया खान के सुसाइड के मामले में मुंबई की एक अदालत ने सूरज पंचोली को 27 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक जिया की मां राबिया खान को केस वापस लेने की धमकी मिली है। राबिया ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी है। हालांकि 6 पन्ने का सुसाइड नोट जिया ने ही लिखा था, ये अभी साबित नहीं हुआ है। इसी सुसाइड नोट के आधार पर गिरफ्तार हुए सूरज पंचोली कल तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर पर $11,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना लगा है। डेविड को एशेज सीरीज शुरू होने से पहले तक निलंबित कर दिया गया है, यानी अब डेविड चैंपियंस ट्रॉफी के बचे मैच नहीं खेल पाएंगे। डेविड वार्नर पर शराब पीकर इंग्लैंड के जो रूट पर मुक्का मारने का आरोप है। बारासात में एक छात्र के बलात्कार और हत्या के विरोध में ममता बनर्जी के घर के पास विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही महिला संगठन की कुछ औरतों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने आज से हैशटैग फीचर जोड़ा है। हैशटैग फीचर फिलहाल ट्विटर के अलावा इंस्टाग्राम, टम्बलर में भी इस्तेमाल किया जाता है। हैशटैग के जरिए आप किसी भी बड़े मुद्दे पर अपना कमेंट पोस्ट करके ऑनलाइन डिबेट कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के जरिए सोशल नेटवर्किंग की रेस में फेसबुक ट्विटर को टक्कर देगा। डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी से कच्चे हीरे के दाम में और बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले से रॉ डायमंड महंगा चल रहा था, मगर रुपए की कमजोरी ने इसे और महंगा कर दिया है। लिहाजा सूरत के कारोबारी अब इनके प्रोडक्शन में कटौती कर रहे हैं। सूरत के कीर्ति शाह रॉ डायमंड के कटिंग और पॉलिशिंग का बिजनेस करते हैं, जिसके लिए वो अफ्रीका से हीरे का इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इन दिनों उन्हें अपने इस कारोबार में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से रुपए में जारी गिरावट से उनको हीरा इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। जो हम लोग डायमंड खरीदते हैं वहाँ हमें पेमेंट ज्यादा चुकाना पड़ता है और स्थानीय लोगों को इस भाव बढ़ने के कारण
स्थानिक व्यापारी माल नहीं ले सकते। अभी लोगों को विश्वास नहीं कि आगे और रुपया कितना गिरेगा। आज हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारा नुकसान हम लोग आज कर रहे हैं। आज मुनाफे की बात छोड़ो, करीबन जो भी हम जो मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, कम से कम इसमें 7 से 8% रिजल्ट लॉस है। व्यापारियों को इम्पोर्टेड डायमंड के लिए पेमेंट डिलीवरी मिलने के 60 से 90 दिन के बीच करना होता है। ऐसे में 2 से 3 महीने पहले इंपोर्ट किए गए रॉ मटेरियल का पेमेंट आज की तारीख में करना महंगा पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कारोबारी ने $1 मिलियन के हीरे का इंपोर्ट किया था, तब डॉलर एक्सचेंज रेट 54 रुपए था, लेकिन आज उसी रॉ मटेरियल के लिए 58 रुपए के हिसाब से उससे पैसे चुकाने होंगे। हम आपको बता दें कि देश में कच्चे तेल के बाद गोल्ड और डायमंड के इंपोर्ट पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है, लेकिन रुपए में जारी लगातार गिरावट से उनका इंपोर्ट महंगा हो गया है। लिहाजा उत्पादन में कटौती करना कारोबारियों की मजबूरी बन गई है। डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रेशर है, प्राइसेस नहीं मिल रहे, स्टॉक्स होने की अभी संभावना है, लेकिन अगर बिकेंगे नहीं तो डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही विपरीत इसकी असर पड़ेगी। और वैसे भी डॉलर जैसे ही स्ट्रांग होता है तो छोटे उद्योगकारों पे उसकी सबसे ज़्यादा उसकी इफ़ेक्ट आती है, क्योंकि वो इमीडिएटली इंपोर्ट के सामने एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका बैलेंस जो है वो नहीं होता। कारोबारियों के मुताबिक अगर रुपए में ऐसी ही गिरावट जारी रही तो इंपोर्ट महंगा होता जाएगा। लिहाजा डायमंड का रिटेल भाव और ज्वेलरी 10 से 15% तक महंगी हो सकती है। इससे घरेलू कारोबार पर तो असर पड़ेगा ही, एक्सपोर्ट भी बुरी तरह प्रभावित होगा। किन्नरी पटेल, सूरत। मॉडर्न रिटेल की चुनौतियों से निपटने के लिए गुजरात के किसानों ने एक नई पहल की है। यहाँ पर किसानों ने अपना मॉल खोला है। इसमें खेती के प्रोडक्ट से लेकर मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तक की सुविधाएं मौजूद है। सूरत के किसान संदीप देसाई आज पहली बार किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं। ये यहाँ कुछ खरीदने नहीं बल्कि अपने खेतों की सब्जी बेचने आए हैं। इस मॉल में संदीप जैसे कई किसान अपना माल सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगे। इस मॉल को बनाने में 125 करोड़ रुपए का खर्च आया है और इसे बनाया है APMC यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी ने। पहले तो हम खेडूत लोग के लिए मॉल में जाने का ख्वाब था, लेकिन आज हमको ये आनंद है कि यहाँ की जो खेडूत की संस्था है उसने इतना अच्छा मॉल बनाया और हम खेडूत लोग जो खेत में सब पैदा सब्जी पकाते हैं तो इसको यहाँ बिक्री हो रहा है और जो सूरत की जो आबादी है उसको अच्छा साग भाजी मिलेगा, वाजिब दाम से मिलेगा और खेडूत के लिए ये बहुत खुशी की बात है। 9 मंजिल के इस मॉल में अनाज, किराना और फल सब्जियों के बिक्री के लिए 110 काउंटर हैं। मॉल में ही ग्रेडिंग और पैकिंग हो सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 2 कोल्ड स्टोरेज भी हैं। कोशिश ये है कि किसान और ग्राहक के बीच कोई बिचौलिया ना रह जाए, ताकि किसान और ग्राहक दोनों को फायदा हो। क्वालिटी बहुत अच्छी है और दूसरी चीज़ ये महंगाई के ज़माने में डायरेक्टली हमको किसान के थ्रू मिल रहा है, मीडिएटर्स नहीं है, तो बहुत ही चीप रेट में यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और ऐसा कुछ सूरत में मिल रहा है तो सूरत के लोग बहुत लकी है इस मामले में। मैंने सुना कि किसान लोगों का ये जो है शॉप है खुद का, और वो खुद आके यहाँ पर अपना लगाएंगे, माल लगाएंगे और फिर बेचेंगे, तो नेचुरली फ्रेश तो है ही, मैं देख रही हूँ फ्रेश है और रिजनेबली है, तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे कृषि बाजार के इस प्रोजेक्ट में सिर्फ रिटेल और होलसेलर ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट तक का ध्यान रखा गया है। किसान विदेशी ग्राहकों से सीधा संपर्क कर सके, इसके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन की पूरी फैसिलिटी है। यहाँ खेती के प्रोडक्ट की नीलामी में विदेशी ग्राहक भी हिस्सा ले सकते हैं। किसानों को उसका जो पैदावार है उसका सही भाव तभी मिलेगा कि जब उसका मूल्यवृद्धि हो, उसका प्रोसेसिंग हो, उसका पैकेजिंग हो और पूरी दुनिया से जोड़ा जाए, तभी उसको सही भाव मिलेगा। उसके लिए हमने एक्सपोर्ट करने के लिए ऑफिस की सुविधा है वो भी किया है और हम पूरे देश में सबसे पहला ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक ही चेन में पूरा होने वाला है। सूरत की APMC ने आगे के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। ये करीब 50 एकड़ जमीन पर प्रोसेसिंग यूनिट और सर्टिफिकेशन लैब खोलने पर विचार कर रहे हैं। किन्नरी पटेल, सूरत। नेटवर्क 18 ग्रुप पहुंच रहा ऑक्सफोर्ड। नेटवर्क 18 अपनी अनूठी पहल करता रहा है और एक ऐसी ही कोशिश है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इंडिया डे का आयोजन। कल दुनिया की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत और ब्रिटेन की जानी मानी राजनीतिक हस्तियां और शिक्षाविद हिस्सा लेंगे।
नेटवर्क 18 की ये पहल है दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच बड़े मुद्दों पर सार्थक संवाद स्थापित करने की, ताकि एक दूसरे की सोच और समस्याओं को समझने में मदद मिले। दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक ताकत के रूप में भारत की हैसियत पर कल अलग सत्र में ऑक्सफोर्ड के चांसलर लॉर्ड क्रिस पैटन, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के अलावा ब्रिटेन की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इस खास आयोजन का प्रसारण नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर किया जाएगा। इसके अलावा इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नेटवर्क 18 ग्रुप के सभी वेब पोर्टल्स पर भी देखने के लिए उपलब्ध होगी। और मुंबई में शुरू हुआ देश का दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर, कैसे होगी लोगों की जिंदगी आसान, देखिए इस ब्रेक के बाद। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की जंग में न एप्पल को चैन न सैमसंग को, नए गैजेट की होड़ में चल रही है जोरदार तैयारियां। मुंबई के पूर्वी सबब और नवी मुंबई में रहने वाले लोगों का सफर अब आसान हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने आज ईस्टर्न फ्रीवे का उद्घाटन किया। ये फ्रीवे लोगों के सफर के समय को आधा घंटा तक कम कर देगा। 17 किलोमीटर लंबा ये ईस्टर्न फ्रीवे भारत का दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर है और मुंबई में सबसे लंबा। बारिश के समय लोगों की दिक्कत को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे समय से पहले ही खोल दिया है। करीब 850 करोड़ रुपए की लागत से बना ये फ्रीवे साउथ मुंबई के पी डिमेलो रोड को चेंबूर तक जोड़ता है। हालांकि अभी 17 किलोमीटर लंबे इस फ्रीवे में 14 किलोमीटर की तैयारी है। वडाला से चेंबूर तक का फ्रीवे अभी नहीं बना है। हालांकि शहर के अंदर 14 किलोमीटर तक सिग्नल फ्री यात्रा बड़ी बात होगी। दक्षिण मुंबई आणि पूर्वेची उपनगरांना जोडणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा असा एक पायाभूत उपक्रम म्हणजे हा पूर्व मुक्त मार्ग जनतेला लोकार्पण होता है। हालांकि इस फ्रीवे पर भी कई सवाल हैं, जैसे साउथ मुंबई में जहां ये फ्रीवे खत्म होता है वहां अक्सर जाम लगते हैं। फ्रीवे पर एग्जिट बहुत कम है, यानी अगर कोई गाड़ी खराब हुई तो लंबा जाम लगना तय है। यहां तक कि क्रेन के पहुंचने के लिए भी रास्ता नहीं है। हालांकि इन छोटी दिक्कतों के बावजूद ये फ्रीवे बारिश में बड़ी राहत बनकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको क्लब सैंडविच पसंद है और सबसे सस्ते में चाहते हैं तो अपने देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे सस्ते क्लब सैंडविच भारत में ही मिलते हैं। ऑनलाइन अकोमोडेशन बुकिंग वेबसाइट hotels.com के एक सर्वे में पता चला है कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ते क्लब सैंडविच नई दिल्ली में मिलते हैं और यहाँ की औसत कीमत है करीब 500 रुपए। हालांकि कुछ और हॉलिडे स्पॉट्स पर भी 850 रुपए से कम में क्लब सैंडविच मिल जाते हैं, जैसे कि मैड्रिड, रियो डी जनेरो और बैंकॉक। दुनिया भर में 840 3, 4 और 5 सितारा होटलों में कराए गए सर्वे में पता चला है कि क्लब सैंडविच के मामले में जेनीवा सबसे महंगा है। यहाँ इसके लिए आपको करीब 1650 रुपए चुकाने होंगे। इस वक्त पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध की चपेट में है, लेकिन ये युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा और ना ही किन्हीं दो देशों के बीच में है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तकनीकी युद्ध की, जो कि चल रहा है एप्पल और सैमसंग के बीच। जी हाँ, दोनों कंपनियों में एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए युद्ध जैसी तैयारियां ही चल रही हैं, जहां दोनों एक से बढ़कर एक गैजेट तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये है सैमसंग गैलेक्सी S4 जूम। सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज का लेटेस्ट अवतार गैलेक्सी S4 और गैलेक्सी कैमरा का यूनिक कॉम्बिनेशन लगता है। एंड्रॉइड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जेली बीन पर चलने वाले इस स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर और 10x ऑप्टिकल जूम होगा। ऑप्टिकल जूम के साथ आने वाला ये पहला स्मार्टफोन होगा जो इस महीने के अंत तक सैमसंग बाजार में उतारने की तैयारी में है। टेकग्रू टीम के मुताबिक गैलेक्सी S4 जूम को कड़ी टक्कर जल्द लॉन्च होने वाला नोकिया का ट्रू प्योर व्यू फोन देगा, जो आने वाले कुछ महीनों में बाजार में लॉन्च हो जाएगा। एप्पल के iOS 7 के लॉन्च होने के बाद नए आईफोन की खबरों से बाजार गर्मा गया है और खबरें ये आ रही हैं कि एप्पल सितंबर में होने वाले अपने इवेंट में 4.5 इंच और 5.5 इंच के आईफोन बाजार में उतार देगा। iOS 7 पर चलने वाले इन फोन में 12 मेगापिक्सल कैमरा होने की उम्मीद जताई जा रही है और एक मॉडल सस्ता होगा, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। यहाँ हम बता रहे हैं कि सैमसंग से मिल रही कड़ी कंपटीशन के चलते एप्पल ऐसे फोन लॉन्च कर सकता है।
सैमसंग इस वक्त बाजार में 3 इंच से 6 इंच के टच स्क्रीन वाले ढेरों स्मार्टफोन्स बाजार में बेच रहा है। वहीं आईफोन के बस 3 मॉडल ही बाजार में बिक रहे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि एप्पल सैमसंग के साथ कैचअप गेम खेलता है या अपनी इनोवेटिव कंपनी की छवि को बरकरार रखते हुए कुछ हटके लॉन्च करता है। अभिषेक तेलंग के साथ अंकित वेंगुर्लेकर, मुंबई। और आपको आप बता दें कि कल सीएनबीसी आवाज की नजर किन बड़ी खबरों पर होगी। कल मई होलसेल महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, ये काफी अहम होंगे क्योंकि आरबीआई इन्हीं आंकड़ों को देखकर दरों में कटौती का फैसला लेता है, लेकिन ये 3 साल के निचले स्तरों पर है फिलहाल। इसके अलावा कल एफआईपीबी जेट एतिहाद डील और टेलीनॉर के एफडीआई प्रस्ताव पर फैसला लेगा। कल जेडीयू पर भी नजर होगी, उसने अपने सभी एमएलए की बैठक बुलाई है। कल बीजेपी से नाता तोड़ने पर चर्चा होगी। और आवाज टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।